है, अब तुमको पता है हर सेल, हमारी बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए, सारा खेल एनर्जी का। और जो एनर्जी है वो बेसिकली हमको मिलती है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब फूड का क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब जिन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस in which organic food oxidized मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज व्हाट, एनर्जी। आई बात समझ में? तो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। हम किसका ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पे, हम जिसका ऑक्सीडेशन करते हैं वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज बेसिकली 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ओके, तो उन्होंने बोला सबसे पहले अपन स्टेप वाइज देखते हैं क्या होता है। ये जितनी भी रिएक्शन है, इन सब, इस रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। केमिकल कंट्रोल करते हैं। अभी इन दिस प्रोसेस द रिएक्शन इज गिवन बाय C6H12O6 ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। यस और नो? C6H12O6 gives you CO2 plus H2O plus energy. Getting my point? ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करेंगे तो इसके आगे आएगा 6, इसके आगे आएगा 6 और इसके आगे आएगा 6। आई बात समझ में? What is the reaction of photosynthesis? रक्षा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? ये तो रेस्पिरेशन है, रिएक्शन विच शो रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस प्रेशर, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लास्ट का टाइम ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? 6 CO2 plus 12 H2O plus 6 6 O2 कहाँ से आएगा? अच्छा, carbon plus water in the presence of sunlight and chlorophyll give glucose and oxygen. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी स्टोर्ड होती है एक डब्बे में जिसका नाम है ATP। आई बात समझ में? तो ATP एक डब्बा तो हमारे सेल में है नहीं, तो बेसिकली ये ATP क्या है? ATP एक मॉलिक्यूल है। मतलब जितने एनर्जी बनती है ना, तो एनर्जी बनती है मतलब ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये एनर्जी किस किस के फॉर्म में स्टोर होती है? ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। व्हाट इज ATP? ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपके सेल में कितनी ये पैसे हैं, जितनी ज़्यादा ATP होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी है। ATP होता क्या है? ATP होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई बात समझ में? बेसिकली दिस मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। यही हमारी बॉडी का क्या होता है? फ्यूल होता है। जब भी हमको एनर्जी चाहिए होती है
तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है। हमको एनर्जी चाहिए, एटीपी ऐसे दो। हमारा सेल किसको तोड़ता जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ता जाता है। तो जब भी हमको एनर्जी चाहिए होती है, ये एक एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। व्हेन वी नीड एनर्जी, हम डांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बोल रही हूँ मेरी बॉडी में कंटिन्यूसली एटीपी टूट रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एटीपी में। एटीपी क्या होता है, एंडोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या होता है, डाइफॉस्फेट, है ना। तो उन्होंने बोला है यहाँ पे एटीपी इज ब्रेक इनटू एडीपी प्लस एक फॉस्फेट अलग हो जाता है। आई बात समझ में। तो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज फ्री। जब भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल फूटता है, एक फॉस्फेट क्या होता जाता है, रिलीज होता जाता है। आई बात समझ में। तो तुमको पता है सेल के अंदर एडीपी भी होते हैं और एटीपी भी होते हैं, ठीक है। तो जब भी एनर्जी जो यहाँ से निकलती है रेस्पिरेशन में, वो एनर्जी क्या करती है, हमारे सेल के अंदर एटीपी भी है, एडीपी भी है और पी भी है। तो जब वो एनर्जी निकलती है तो वो इस एडीपी को पी से जोड़ देती है। आई बात समझ में। वो एनर्जी क्या करती है, एडीपी को पी से जोड़ के एटीपी बनाती रहती है। तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती जाती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती जाती है। आई बात समझ में, गेटिंग माय पॉइंट। अभी उन्होंने बोला है व्हेनेवर सेल नीड एनर्जी, एटीपी इज ब्रेक इनटू एडीपी फॉस्फेट प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं। आई बात समझ में, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब तुमको बताओ, मुझे बताओ व्हाट यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा ही होगा, पहली बार तो नाम नहीं सुना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिएक्शन विच नीड्स एनर्जी, यानी फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमको सन एंड सनलाइट, लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो नीड्स एनर्जी होती है जिन रिएक्शन में, वो रिएक्शंस कैसी कहलाती हैं, एंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरीके से होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, विच गिव्स एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, रेस्पिरेशन। आ गई बात समझ में, ठीक है। जितनी एनर्जी रेस्पिरेशन में निकलती है वो सारी की सारी एटीपी नहीं बनाती। सम ऑफ इट डज एस्केप एज हीट। रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी निकलती है सारी की सारी एनर्जी एटीपी नहीं बनाती। कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब देयर इज अ लॉस इन मैनी एनिमल्स हीट रिलीज। ये जो रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है, बहुत सारे एनिमल के शरीर को वो क्या रखती है, गरम, वार्मथ देती है। गरम रखना जरूरी है ना। तो रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस फॉर लाइफ। इट गिव्स एनर्जी टू मेंटेन आवर लाइफ। हमारी लाइफ को बनाए रखने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। अब हमारे को एटीपी कहाँ कहाँ काम आता है। एटीपी हमको काम आता है, मैं हिल रही हूँ, मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, मैं पेन पकड़ रही हूँ, इट्स ऑल नीड्स एनर्जी। हमारी बॉडी में प्रोटीन का बनना, नर्व इम्पल्स से मैसेज जाना, हर चीज़ के लिए हमको एटीपी की क्या होती है, ज़रूरत होती है।
आई बात समझ में? रेस्पिरेशन होता कहाँ है? सेल्स में। कहाँ होता है? सेल्स में। तो सेल इज द साइट फॉर रेस्पिरेशन। बॉडी के हर सेल में क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। आई बात समझ में? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक नहीं होता, ये मैंने तुमको कल भी बताया था। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। इसको फिजिकल ब्रीथिंग से, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? अब उन्होंने बोला है ओके, अब अपन इसको स्टेप्स में देखते हैं कि कैसे होता है। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, यानी कि C6H12O6 जो हमारे पास होता है 6 कार्बन, ये 6 कार्बन पहले ब्रेक होता है दो मॉलिक्यूल्स के, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन के। 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। किसके बनते हैं ये 2 मॉलिक्यूल? ये बनते हैं पायरुविक एसिड के। किसके? मतलब पहले एसिड कन्वर्ट होता है, एसिड का पहले ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? Conversion of glucose in pyruvic acid is called as glycolysis. आई बात समझ में? ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें एक जो लिक्विड पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो खाना पहले होता है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है, किसमें? पायरुविक एसिड में। इट डज नॉट नीड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे पायरुविक एसिड इज ऑल्सो नोन एज पायरुवेट, पायरुवेट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको अपन पायरुवेट भी लिख सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। देख लो 3 कार्बन है, CH3COOH। आई बात समझ में? आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब उन्होंने बोला है तो सबसे पहले इतना तो हर सेल में होता है। अब जो रेस्पिरेशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन if oxygen is present, aerobic respiration मतलब in presence of oxygen। तो यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट कंप्लीटली टूट जाता है CO2 प्लस वाटर में। आई बात समझ में? तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट की क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर ये एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रेस्पिरेशन सब जगह होता है, चाहे प्लांट के सेल्स हो, चाहे मतलब तुमको ये समझ में आ गया कि प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, प्लांट रेस्पिरेशन भी करते, क्योंकि एनर्जी तो प्लांट्स को भी चाहिए होती है। आगे बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस। इसको अपन कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितने भी ATP होते हैं वो किसमें बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। आई बात समझ में? तो इसको हम लिख सकते हैं
अगर हमारे पास पायरुविक एसिड आ गया, पायरुविक एसिड तो आएगा ही, क्यों आएगा? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से है, तो इसके पहले ये रिएक्शन भी है, लिखने में हो दोबारा। ग्लूकोज gives pyruvic acid and pyruvic acid in presence of oxygen, ठीक है, कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। gives you CO2 plus H2O plus एनर्जी। तो यहाँ की कंप्लीट रिएक्शन होती है C6H12O6 plus 6O2 gives you 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATP बनाता है। आई बात समझ में? ये सब तभी होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। आई बात समझ में? ठीक है, इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होना कहलाता है क्रेब्स साइकिल। आखिरी बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? ओके। उसके बाद दूसरा रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो विदाउट ऑक्सीजन होता है तो वहाँ पे पायरुविक एसिड इनकम्प्लीटली ब्रेक होता है, मतलब पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी भी काफ़ी कम होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और भी कई जगह होता है। आई बात समझ में? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज लेस एफिशिएंट। ये लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि ये कम एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। आई बात समझ में? तो उन्होंने बोला है, ओके, हाँ, तो उन्होंने बोला है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस, पायरुविक एसिड बनाता है इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड सम एनर्जी। तो इसमें होगा पायरुविक एसिड in absence of oxygen gives you क्या? इथाइल अल्कोहल प्लस, हाँ, इथेनॉल भी बोलते हैं, CO2 प्लस एनर्जी। एनर्जी तो यहाँ भी बनती है लेकिन कम बनती है। आई बात समझ में? ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड फंगस। ईस्ट क्या है? याद रखना ये, इट इज अ सिंगल सेल फंगस। ईस्ट इज अ सिंगल सेल फंगस और वो एनाएरोबिकली रेस्पिरेट करता है। तो यहाँ पे होता है C6H12O6 gives you C2H5OH plus 2CO2 plus energy. What is this C2H5OH? इथाइल अल्कोहल, इसको इथेनॉल भी कहते हैं। राइट बात समझ? यहाँ पे C6H12O6 के साथ O2 नहीं लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। आई बात समझ में? यहाँ अपन पायरुविक एसिड को नहीं लिखते, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट नहीं होता, हमेशा पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो उन्होंने बोला है हाँ, हमारी बॉडी में जैसे हम जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं तो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो भी क्या करने लगते हैं? हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। जैसे हम भागते हैं, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी
बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज़्यादा एनर्जी चाहिए मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। ज़्यादा ऑक्सीजन हम लेने के चक्कर में बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। जब हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, लेकिन अगर हमको ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाती है और एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, आई बात समझ में, तो हमारे मसल सेल्स में एक कंपाउंड बनने लगता है लैक्टिक एसिड। क्या बनने लगता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है इंस्टीड ऑफ अल्कोहल इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। ये तो ईस्ट में हो, ईस्ट भागता भागता नहीं है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हमको हमारे जो मसल सेल्स हैं, मांस की जो सेल्स हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहती है। ऑक्सीजन तो हम लेते हैं लेकिन इतनी नहीं ले पाते जितनी चाहिए होती है। तो वहाँ पे अल्कोहल की जगह पे एक कंपाउंड बनता है, कौन सा? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? मसल सेल्स में। आई बात समझ में? तो उन्होंने बोला है ये जो ग्लूकोज होता है, तो हमारी बॉडी में एक क्रैम्प आता है जिसको अपन कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प। मस्कुलर क्रैम्प में क्या होता है? फाइटा मोच आ जाना, कहते हैं ना मस्कुलर क्रैम्प। हमारे क्या होता है, हमने बोला बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए, नहीं बना, तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है, मतलब जहाँ जाके ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है वहाँ पे क्या होता है? क्रैम्प आ जाता है, मोच आ जाता है, क्रैम्प आने लगता है। आई बात समझ में? इसलिए कभी कभी हमारा भागते भागते पैर खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्यों होता है? क्यों होता है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, CO2 H2O में नहीं हो पाता। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता मतलब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होने लगता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, इसमें कन्वर्ट होने लगता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है इट विल गिव्स यू क्रैम्प्स। आई बात समझ में? तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है, पर इसमें नहीं दिया। क्या होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला? C3H H6 और O3। पक्का? कहाँ से पढ़ा? ऑनलाइन पढ़ के आया था तू? अच्छा, तेरी क्लास हो चुकी है इसकी ऑनलाइन, तो आज मैं पढ़ाने वाली थी तो तू पढ़ के आया था? क्या बात कर रहा है? सही बता, सही बता। मेरे अपने कानों पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा जिशान, सही बता। हैं? तो ये ज्यादा तो पढ़ के आया था। देख वाह, तूने मेरी नाक ऊंची कर दी जिशान। C3H6 O3 कंफर्म कर लेना करके, ठीक है? पढ़ के आया, गुड। कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? तो बेसिकली जो लैक्टिक एसिड है ना, वो मसल्स में होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये तो मेरे को पता है, बाकी तुम देख लेना। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो बेसिकली इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। अब तुमको ये पता चल गया है कि पूरे रेस्पिरेशन में हमको ऑक्सीजन चाहिए और CO2 बाहर जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में। किसका किसका? ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 बन रही है हमारी बॉडी में, उसका बाहर निकलना। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोसेस और आएगी दैट यू कॉल्ड एज ब्रीथिंग, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पर कल हम पढ़ेंगे
respiration in plants. पहले फिर respiration in human body. So this is the outlet of respiration.